नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। ये वो कानून था जिससे ब्रिटिश संसद ने, अब कह सकते हैं पहली बार, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को भारत में कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, कुछ लीगल टेक्स्ट्स हैं, एनसीईआरटी नोट्स भी हैं और विकिपीडिया से भी कुछ जानकारी है। तो कोशिश रहेगी कि सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर पेश करें। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो मतलब दिवालिया होने की कगार पर थी, कर्ज में डूबी हुई, और वही कंपनी भारत के इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रही थी। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब थी। और इसी गड़बड़ी और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब दखल देना जरूरी है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। ये एक्ट क्यों आया, इसमें था क्या, क्या कमियां थी और असर क्या हुआ? शुरू करते हैं इसके बैकग्राउंड से। हाँ, तो वजह क्या थी? जैसा मैंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत 1773 तक बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत ज्यादा। अमेरिका में चाय का बिजनेस लगभग ठप था। कहते हैं डच स्मगलिंग बहुत थी। हाँ, 85% तक चाय डच तस्करी से जा रही थी, ऐसा अनुमान है। बाप रे। और कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से, सरकार से भारी कर्ज मंगा हुआ था। मतलब उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट। बिल्कुल। और सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन पर करप्शन के, भाई भतीजावाद के बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। अच्छा। हाँ, देखिए, प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी का कंट्रोल तो बढ़ गया था, लेकिन जो क्लाइव की ड्यूअल गवर्नमेंट थी ना। हाँ, वो दोहरी शासन प्रणाली। एग्जैक्टली। मतलब रेवेन्यू कंपनी का पास और निजामत या प्रशासन नवाब के पास, वो भी नाम का। इससे बंगाल और बिहार में बहुत कंफ्यूजन, बहुत अव्यवस्था फैली। कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। और बंगाल का वो भयानक अकाल भी तो इसी दौरान पड़ा था। हाँ, उसी पृष्ठभूमि में लाखों जाने गए तो कंपनी का मिस गवर्नेंस साफ दिख रहा था। तो ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक्ट लाना एक तरह से मजबूरी भी थी और पहला कदम भी कंपनी को रेगुलेट करने का। सही कहा। तो ये सब देखते हुए लगता है कि हाँ, ब्रिटिश सरकार को कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने किया क्या इस रेगुलेटिंग एक्ट से? क्या बदलाव लाए? सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला बदलाव था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देना। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स बने पहले गवर्नर जनरल। बिल्कुल। और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, उनको खासकर वॉर और पीस जैसे मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया गया। हालांकि ये कितना प्रैक्टिकल था, इस पर सवाल उठते रहे। अच्छा, और सुना है गवर्नर जनरल की मदद के लिए काउंसिल भी बनाई गई थी। हाँ, 4 लोगों की। हाँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर थे इसमें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, फैसले मेजॉरिटी से होते थे। तो गवर्नर जनरल के पास अपना वीटो नहीं था, बस टाई होने पर वो कास्टिंग वोट दे सकता था। अरे, मतलब 4 लोगों की काउंसिल में अगर 3 एक तरफ हो गए तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो अपनी ही काउंसिल के आगे कई बार बेबस हो जाता था। ये एक बड़ी दिक्कत थी इसकी। ये तो डिजाइन में ही प्रॉब्लम लग रही है। और क्या था? सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जिक्र आता है। हाँ, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम। अच्छा। सर एलिजा इम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस बने। इसका जुरिस्डिक्शन मेनली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर था। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। क्या? इसकी पावर्स और जुरिस्डिक्शन, मतलब कि इसका दायरा क्या है, ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। अच्छा, तो फिर अक्सर गवर्नर जनरल की काउंसिल या कंपनी की जो दूसरी अदालतें थी, उनके साथ इसका टकराव होता रहता था, खासकर रेवेन्यू मामलों में या कंपनी के मुलाजिमों से जुड़े केसेस में। ये अस्पष्टता एक बड़ी कमी थी। समझ गया। और वो जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, उसे रोकने के लिए कुछ था इसमें? हाँ, प्रावधान तो थे। कंपनी के कर्मचारियों को प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया। अच्छा। और नेटिव्स से, मतलब स्थानीय लोगों से, कोई गिफ्ट या रिश्वत लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। और कंपनी के डायरेक्टर्स पर भी कुछ लगाम लगाई। हाँ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 साल का कर दिया और उनको कहा गया कि इंडिया से जुड़े रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री मैटर्स की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजनी होगी। तो सुनने में तो ये सब बड़े सुधार लग रहे हैं, पर क्या ये कारगर हुए? आपने बताया गवर्नर जनरल के पास वीटो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का दायरा साफ नहीं था। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी कमियां थीं। गवर्नर जनरल का काउंसिल के आगे बेबस होना, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच टकराव। मद्रास और बॉम्बे का भी आपने कहा, वो कब बंगाल के अधीन होंगे कब नहीं, ये भी क्लियर नहीं था शायद। हाँ, वो भी एक अस्पष्टता थी। और जो आपने पूछा भ्रष्टाचार का, हाँ, क्या वो रोका? देखिए, दुर्भाग्य से नहीं,
प्रावधानों के बावजूद कंपनी के अधिकारियों में करप्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, वो रास्ते निकाल लेते थे। और एक बहुत अहम बात जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जिन भारतीय लोगों से कंपनी इतना रेवेन्यू ले रही थी, उनकी शिकायतों, उनके हितों का इस एक्ट में कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। मतलब जिनके ऊपर शासन कर रहे थे उनकी बात ही नहीं है। बिल्कुल, और पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी नाम का ही था। डायरेक्टर्स को रिपोर्ट तो भेजनी थी, पर लंदन में उन रिपोर्ट्स को ढंग से पढ़ने, समझने या उस पर एक्शन लेने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया था। तो मतलब कागजी शेर जैसा कुछ। हाँ, काफी हद तक। तो इतनी सारी कमियों के बाद मतलब सवाल उठता है कि फिर इस एक्ट का कोई महत्व था भी या ये पूरी तरह फेल रहा? नहीं, देखिए, फेल कहना शायद ठीक नहीं होगा। इसमें कमियां बहुत थीं, ये सच है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखने की दिशा में पहला कदम था। भले ही कमजोर कदम था, पर पहला था। अच्छा। और पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियली ये माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, और उसे कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की जरूरत है। हाँ, ये बात तो है। और शायद इसी की कमियों ने आगे के सुधारों का रास्ता भी खोला होगा, जैसे वो पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह। बिल्कुल, इसी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 में एक संशोधनात्मक एक्ट आया, और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और मजबूत किया। तो ये एक तरह से भारत में ब्रिटिश शासन के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का एक पहला जरूरी, लेकिन हाँ काफी अधूरा और कमियों से भरा प्रयास था, पर इसने नींव जरूर रखी। बिल्कुल सही। और इन सब स्रोतों को देखते हुए यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये भी उठता है, क्या ये कानून वाकई में गवर्नेंस सुधारने के लिए था, जैसा कि ऊपर से दिखता है, या इसका असली मकसद कहीं ये तो नहीं था कि एक जो कंपनी डूब रही थी, उसके जरिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अपने हितों को साधा जाए, अपनी पकड़ मजबूत की जाए? मतलब मंशा क्या थी असल में? इस पर सोचना जरूरी है।